नमस्कार आप सभी को। मैं आपके सामने आपका अपना वीर काद्यान और स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वीर काद्यान के ऊपर। तो आज हम अपने एक नई शुरुआत आपके सामने लेके आए हैं। अपनी एसएससी सीजीएल की जो है वो एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है और एसएससी की सीजीएल का जो एग्जामिनेशन है उसके प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने जो बातें जितनी भी रखूंगा बिल्कुल एक ऑथेंटिक होंगे अपने सामने। ठीक है, और मैं आपको पहले बता दूंगा, आपको एक यूट्यूबर की तरह नहीं, मैं आपको एक टीचर की तरह ट्रीट करूंगा। मीन्स पढ़ाने की कोशिश जो एक टीचर की तरह ही होगी। मैं एक टीचर हूँ, सिर्फ टीचर की तरह ही आपके साथ बिहेव करूंगा, एक यूट्यूबर की तरह नहीं। ठीक है, तो अपने अब पढ़ने पढ़ाने के सेक्शन को शुरू करते हैं। आज का जो अपना डिस्कशन रहेगा वो रहेगा एसएससी सीजीएल के जो 2017 में एग्जामिनेशन हुआ था ना उसका। तो अपने डिस्कशन को शुरू कर लेते हैं। तो आपके सामने जो अपना क्वेश्चन पेपर है एक बार वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अपना क्वेश्चन पेपर और जो क्वेश्चन पेपर है ये बच्चे अपने आप में एसएससी सीजीएल का ये हुआ तो 2017 में 2017 में 23 अगस्त को शिफ्ट वन का टीयर वन का। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप अपने एक बार आंसर मेरे साथ लगाते चलोगे। ठीक है, जो भी आंसर एक बार आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना कि सर ये इसका ये आंसर होगा। चलो अब अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो लिख रखा है ना वो लिख रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन वो लिख रखा है बच्चे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ सेंटेंस में हैव एरर्स, फाइंड आउट विच ऑफ द सेंटेंस एज एन एरर। देखो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने चार ऑप्शंस दे रखे हैं और इनमें से किसी एक में हमारे सामने क्या हो सकता है, एरर हो सकता है और इसमें हमने एरर को फाइंड करना है। सबसे पहला सेंटेंस लिख रखा है, व्हाइल ही वेंट बिसाइड विद आवर डिसीजंस वी वर नेवर श्योरली टोटली एग्रीड। और जो डी ऑप्शन दे रखा है ना वो दे रखा है नो एरर। जब हमारे किसी भी सेंटेंस में एरर नहीं होता तो हम कौन से सेंटेंस कौन से पार्ट को ठीक मानते हैं, हम नो एरर वाले को। लेकिन इसमें देखोगे व्हाइल ही वेंट बिसाइड, इसमें आपने एक बात नोटिस की होगी, एक शब्द दे रखा अपना कौन सा बिसाइड। जब आपके सामने इस शब्द की बात करें ना हम, इस बिसाइड शब्द की बात करें तो इसका मीनिंग जो निकलेगा वो निकलेगा बाई द साइड ऑफ। इसको हम कहेंगे वो कहेंगे बाई द साइड ऑफ, यानी प्लेस की बात करेगा। हिंदी में मीनिंग निकलेगा के बगल। आपने यहीं से डिनोट कर लिया होगा कि सर यहाँ पर है ना बिसाइड नहीं, यहाँ पर आना चाहिए गो विद। यहाँ पर क्या आना चाहिए, गो विद। बेसिकली एक फ्रेज होती है और इसका मीनिंग जो होगा ना वो होगा किसी चीज को सपोर्ट करना, टू सपोर्ट कह सकते हो, या और भी कहना चाहो तो किसी चीज को टू एडवोकेट भी कह सकते हो। सपोर्ट की जगह लिखना चाहो तो आप टू एडवोकेट भी कह सकते हो। तो इसमें आंसर है ना बिसाइड नहीं, इसमें आंसर कौन सा होगा अपना गो विद कहना बिल्कुल ठीक होगा। अब आपके सामने सेंटेंस नंबर 2 जो लिख रखा है उसका डिस्कशन और देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2 को देखोगे ना, इसमें लिख रखा है द आफ्टर मॉर्निंग द आफ्टर मॉर्निंग सी वोक अप टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू देयर विंडो। और डी ऑप्शन हमारे सामने नो एरर। इसमें पढ़ने से पता चल रहा है, देखो आप है ना कमेंट सेक्शन में अपने सेक्शन में कमेंट करके बताते रहना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन ठीक है। एक पेन और एक पेपर लो आप और 25 के 25 क्वेश्चन का स्कोर चेक करते रहना कि सर 24 ठीक है, 19 ठीक है, 20 ठीक है, जितने भी ठीक हो ना अपने वो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ठीक कर देना भाई। आपके सामने लिख रखा है द फर्स्ट मॉर्निंग, यहीं से पता चल गया द आफ्टर मॉर्निंग। आफ्टर मॉर्निंग लिख रखा है आपके सामने। आफ्टर मॉर्निंग की बात है तो आफ्टर तो अपने आप में सीक्वेंस के जिक्र करता है, लेकिन आफ्टर सीक्वेंस को थोड़ी ना बताता है। इसकी जगह आना चाहिए आंसर नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि सीक्वेंस की बात हुई ना तो सीक्वेंस तो कौन बताएगा, नेक्स्ट। अगली सुबह की बात की कि जब सूर्य की पहली जो किरण थी ना उसके साथ ये इंसान उठ गया था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग कहना ठीक होगा। अब आपके सामने एक अगला जो क्वेश्चन लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 3, इसका और जिक्र कर लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कैसे काम करेगा अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है द साइकोपैथ। अब इसमें एक वर्ड लिख रखा है द साइकोपैथ। अब जिस भी शब्द में साइक लिखा मिले तो उसका मीनिंग जो निकलेगा ना वो निकलेगा माइंड। माइंड नहीं तो कुछ किताबें इसको बिहेवियर के नाम से भी जान लेती है, तो साइक का मीनिंग निकलेगा माइंड या बिहेवियर। द साइकोपैथ गेट्स ए ब्लैंक सेंस ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम टॉर्चरिंग एनिमल्स। बच्चे समझना मेरी बात को। अब आप बचपन की बात को याद करोगे ना तो जैसे कोई भी कुत्ता होता था, डॉग होता था, तो होली दिवाली का त्योहार होता था तो आप उसके पूंछ के पटाखे बांध देते और वो बेचारा अपने आप में टॉर्चर होते हुए कहीं भागता जाता था। ठीक है, तो वो टॉर्चरिंग का जो मामला होगा ना तो उसका इसने जिक्र कर दिया। तो इसमें एक शब्द लिख रखा आपके सामने परवर्स। परवर्स आपके सामने लिख रखा है, इसका मीनिंग होता है किसी भी इंसान को या किसी पशु को टॉर्चर करना। ठीक है, यानी इसका मीनिंग जो निकलेगा ना वो निकलेगा नेगेटिव सेंस में। और आपने देखा एग्रीएबल, ये तो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। रीजनेबल ये भी पॉजिटिव कन्वे कर रहे हैं। हैप्पी जो है ये भी कौन से मीनिंग को कन्वे कर रहा है बच्चे, पॉजिटिव। लेकिन हमें तो नेगेटिव मीनिंग का चाहिए और नेगेटिव का सिर्फ एक ही आंसर होगा, कौन सा,
परवर्स कहना बिल्कुल ठीक होगा। इसमें जो आंसर होगा ना अपना वो कौन सा होगा, परवर्स कहना बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो और जो भी आंसर एक बार जस्टिफाई करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन जसपाल गॉट एंग्री ही स्टार्टेड टू ब्लैंक हिज फीलिंग विद हिज हैंड्स। अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, पार्टिसिपेट, इमोलेट, इंटॉक्सिकेट, जेस्टिकुलेट। अब मेरी बात को समझना, एक वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने और इसको हम कहेंगे GESTURE, जेसर। शब्द लिखा आपके सामने जेसर। ये जेसर क्या होगा सुनना ध्यान से। कभी कभार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लड़के होते हैं, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो अपने हाथों को कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कभी वो बालों में ऐसे भी करते हैं। और ये जो आव भाव बताए ना आपके सामने, ये आव भाव जो होंगे ये क्या होंगे अपने आप में बच्चे, जेसर कहना बिल्कुल ठीक होगा। इनको हम क्या कहेंगे, जेसर। आव भाव, द मूवमेंट्स ऑफ एंड हेड्स, दैट इज कॉल्ड ए जेसर। उसको हम क्या कह देंगे, जेसर कह देंगे। तो इसमें आप देखोगे वो गुस्से में होता है तो ना तो पार्टिसिपेट करता, ना इमोलेट, ना इंटॉक्सिकेट करता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जस्टिकुलेट। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर होगा बच्चे। अगला देखो क्या लिख रखा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना। 5 क्या कह रहे हैं, 5 और 6 इसका हम और जिक्र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो लिख रखा है ना आपके सामने, इसका और जिक्र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखा है, जो वर्ड दिए गए आपके सामने सिमिलर वर्ड बताने, यानी सिनोनियम्स का जिक्र हमने करना है। और सिनोनियम्स की मैं बात करूं तो सब लिख रखा है आपके सामने फोसिलाइज। ये फोसिलाइज क्या होगा सुनो, एक वर्ड सुना होगा आपने फोसिल्स, एक वर्ड सुना होगा आपने फोसिल्स। इस फोसिल्स का भी हम जिक्र करेंगे। फोसिल्स की मैं बात करूं तो इसकी स्टडी को आप जो कहोगे वो कहोगे पैलियंटोलॉजी। इसकी स्टडी को हम कहेंगे, वो कहेंगे पैलियंटोलॉजी, PALEONTOLOGY। पैलियंटोलॉजी को हम कहेंगे, वो कहेंगे स्टडी ऑफ ए फोसिल्स, स्टडी ऑफ ए फोसिल्स, दैट इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी। ठीक है, चलो आपसे कमेंट सेक्शन में कि आंसर बताना, स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहोगे। हाँ बच्चे, स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में बताओगे स्टडी ऑफ ए कॉइन्स जो होगा उसको क्या कहोगे, स्टडी ऑफ ए कॉइन्स। तो आपने आंसर पता चल गया होगा, फोसिलाइज, जो जीवाश्म बनते हैं ना, जीवाश्म। आपके सामने फ्लेक्स टू बाउंड, ये भी गलत होगा, लिक्विफाई नहीं हो सकता, अमालगमेनेट ये भी नहीं हो सकता, आंसर होगा डिसोल्व कहना बिल्कुल ठीक होगा। सिनोनियम तो ये भी हो सकता है, लेकिन क्लोजेस्ट जो सिनोनियम है ना वो कौन सा होगा अपना, डिसोल्व कहना बिल्कुल ठीक होगा। अगला लिख रखा है आपके सामने डेपिक्ट, डेपिक्ट, डेपिक्ट। इसके ऑप्शन है कंसील, डिस्टोर्ट और कुछ ऑप्शंस और लिख रखे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 के। और ये ऑप्शन लिख रखे हैं आपके सामने कैरेक्टराइज, और अगला लिख रखा है सुप्रेस। इसका मीनिंग क्या होगा सुनो, जो शब्द लिख रखा है ना आपके सामने डेपिक्ट की जब हम बात करते हैं तो डेपिक्ट का मीनिंग क्या होगा। सपोज करो, मान लो आप कोई स्कूल में पार्टी हो रही है और पार्टी से आप अपने घर में, और उस पार्टी के पूरे सीन को आप अपनी फैमिली के सामने पेश करते हो कि वहां पर ऐसे ऐसे हमें बधाइयां मिली थी, इस तरीके से मैं टीचर के साथ बातचीत की, और वो अपने आप में एक कैरेक्टर की तरह किसी बात को पेश करना, उसका सिनोनियम की मैं बात करूं डेपिक्ट। तो इसमें ऑप्शन जो है अपने सामने आंसर जो लिख रखा है वो लिख रखा है कैरेक्टराइज, यानी ऑप्शन जो सी जो है आपके सामने, सी फॉर चाइना, ये करेक्ट आंसर होगा। ये कहना बिल्कुल ठीक होगा बच्चे। अगला देखो क्या लिख रखा है आपके सामने, इसमें बताना है इन द फॉलोइंग अपोजिट, एंटोनियम बताने हैं आपने, विपरीतार्थक बताने एंटोनियम। शब्द कौन सा लिख रखा है, डिफर। एक वर्ड आपने सुना होगा डिफरेंट, एक वर्ड आपने सुना होगा डिफरेंट, और जो डिफरेंट वर्ड है ना वो इसी से बना है डिफरेंट। तो डिफरेंट का मीनिंग होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न कह सकते। तो इसका सिनोनियम क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसका सिनोनियम एक और होगा, सिनोनियम क्या होगा, वेरी। सिनोनियम कौन सा होगा इसका, वेरी। लेकिन हमने तो बताना है ना, वो बताना है बच्चे एंटोनियम। और एंटोनियम बताओगे ना तो CON का मीनिंग जो निकलेगा वो निकलेगा टुगेदर, एक साथ, जिसको हम कहेंगे टुगेदर। तो इसमें डिफर अलग अलग हो गया, डिग्रेस नहीं होगा, एल्टर नहीं होगा, वेरी इसका सिनोनियम हो गया। तो ऑप्शन ए के बचा कौन सा, कौन का, ये अपने आप में इसका एंटोनियम तैयार हो जाएगा। अगला जो शब्द लिख रखा है ना आपके सामने, साल। अगला जो शब्द लिख रखा है आपके सामने साल, साल की मैं बात करूं आपके सामने तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका हिंदी में मीनिंग जो निकलेगा ना वो निकलेगा बच्चे मरहम, जिसको हम कहेंगे मरहम जो होगा ना, मरहम, उसको हम क्या कहेंगे, साल कहेंगे। इसमें ये आंसर नहीं हो सकता रेमेडी, रेमेडी तो बिल्कुल नहीं होगी। एंटोनियम बताना है तो एंटोनियम की जब हम बात करते हैं ना तो इसमें अपने आंसर्स को आप जस्टिफाई करोगे तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, ब्लॉकेज कहना बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है ना, तो साल का मीनिंग क्या होगा अपने आप ही, साल का मीनिंग होगा मलहम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज कहना बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखो क्या लिख रखा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका हम जिक्र कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें हमने बतानी है वो बतानी ईडियम्स,
आपके सामने, और दो इडियम्स का जिक्र कर रखा है। सबसे पहले इडियम लिख रखे आपके सामने, ग्नास योर टीथ। आपने है ना अपने सोशल में किसी को जाड़ पीसती हुई देखा होगा, और वो जो जाड़ पीसता है ना, दबा के जाड़ पीसता है, इसका मतलब अपने गुस्से को किसी के सामने शो करना, टू रेज या टू एक्सप्रेस योर रेज, दैट इज कॉल्ड ग्नास योर टीथ। ब्रश योर टीथ नहीं हो सकता, लाफ ये भी नहीं हो सकता, टेक ए बिग बाइट नहीं हो सकता। आंसर होगा ए फॉर एप्पल, एक्सप्रेस रेज। कहना बिल्कुल ठीक होगा, आंसर क्या होगा, एक्सप्रेस रेज। अगला लिख रखा है, लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर। अब एक बात बताना है, जैसे ये अपने हाथ है और इस हाथ में से कोई चीज फिसल जाए, इसका मतलब जो अपॉर्चुनिटी थी ना, अपॉर्चुनिटी वो हमारे पास नहीं रही, वो हमने क्या कर दी, गवा दी बच्चे। और अपॉर्चुनिटी की बात है तो लूज ए वेडिंग रिंग, बिल्कुल भी नहीं, अरे इसको तो सर हम बिल्कुल संभाल के रखेंगे, ये तो कभी भी गवा नहीं सकते। नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ए डिफिकल्ट कंसेप्ट, दैट इज रॉन्ग। लेट गो फॉर सर्टेन अनप्लीजेंट थिंग्स, दैट इज रॉन्ग। लास्ट का लिख रखा है, टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, डी फॉर देहरादून। जो लिख रखा है ये करेक्ट आंसर होगा, डी फॉर देहरादून करेक्ट होगा। और इसमें है ना आपके सामने एक शब्द लिख रखा है अचीव, जो सर्कल में लिखा, ये आपके सामने स्पेलिंग पेपर में, स्पेलिंग टेस्ट में पूछ ली जाती है, जो अचीव के आपके सामने स्पेलिंग लिखी। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अपने स्कोर को चेक करते रहना भाई साथ के साथ। अगला शब्द लिख रखा है आपके सामने, और इसमें हमने क्या करना है, वो करना इम्प्रूवमेंट, यानी आपके सामने सवाल दिया गया वो गलत है और उसकी जगह हम कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो टेकर नहीं कर सकते ना, तो हम इसके लिए आंसर जो लगा सकते हैं वो नो इम्प्रूवमेंट का लगा सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिख रखा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 जो लिख रखा है बच्चे, ये लिख रखा है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इट फॉर योर बर्थडे। अब आपको एक बात नोटिस की होगी, इसमें शब्द लिखा कौन सा, वुड यू लाइक। इसमें जो लिखा है ना आपके सामने, वो लिख रखा है वुड लाइक। याद करो वर्ब एडवांस को, कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में हम हमेशा यूज करेंगे किसका, इन्फिनेटिव का, यानी टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके बाद में भी हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें इट की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट जो होगा ना बच्चे, इम्प्रूवमेंट जो होगा वो सिर्फ आंसर होगा टू डू, कहना बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है ना, इट की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, टू डू कहना बिल्कुल ठीक होगा। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 12 का देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर जो 12 का इसको हम जस्टिफाई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को। चलो अपने आंसर को बताओ। 12 नंबर क्वेश्चन जो लिख रखा है, ये लिख रखा है, यू मस्ट बी मिस्टेक, यू मस्ट बी मिस्टेक डियर लेडीज एंड जेंटलमैन लिसन टू मी केयरफुली। यदि किसी भी सेंटेंस में हमारे सामने, एक मिनट रुकना भाई, यदि किसी भी सेंटेंस में हमारे सामने लिखा मिले, वो लिखा मिले मॉडल ऑक्सिलरी, किसी भी सेंटेंस में हमारे सामने है ना मॉडल ऑक्सिलरी लिखा मिले ना बच्चे, तो किसी भी मॉडल के बाद में हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही तो यूज करेंगे किसी भी मॉडल के बाद में। लेकिन अब आपके सामने पैसिव का जिक्र हुआ, तो पैसिव बनाओगे तो मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो होगी एक्टिव वॉइस की, और ये कौन सी वॉइस होगी बच्चे, पैसिव वॉइस की। बिल्कुल कहना ठीक होगा। तो इसमें आंसर जस्टिफाई कर लो, कौन सा अपना आंसर हो सकता है। इसमें अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे, विच वन इज द करेक्ट। आपने देखा मस्ट बी तो ठीक है, मिस्टेक गलत हो गया, ये भी गलत है, इसमें मिस्टेक नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका बी फॉर बॉम्बे, बी मिस्टेकन कहना बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखो लिख रखा है आपके सामने, वो लिख रखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए आपके सामने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने लिख रखा है, कंप्लीट विद रिगार्ड्स टू एवरी डिटेल। इसमें से आंसर क्या हो सकता है अपना, आंसर इसमें लेक्स नहीं हो सकता, कर्सरी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, थोरो कहना बिल्कुल ठीक होगा, थोरो। अगला देखो क्या लिखा रखा आपके सामने, अगला देखो, द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल। अपनी इच्छा से कोई काम करते हो, इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति के लिए एंटागोनिज्म, जिस भी शब्द में एंटा लिखा मिले तो उसका अपोजिट निकलते हैं। रिजेक्शन नहीं हो सकता, एवर्सन नहीं हो सकता, आंसर एक ही होगा, वोल्यूशन, वोल्यूशन कहना ठीक होगा, डी फॉर देहरादून करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो 15 नंबर के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं बच्चे, और क्वेश्चन नंबर 15 में जो भी आंसर अपना आंसर लगाने की कोशिश करे। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 आंसर लगाओ एक बार। और इसमें हमने करना क्या है, इसमें आपके सामने स्पेलिंग दिए गए 4 स्पेलिंग, और इस 4 में से हमने कोई एक करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो सकती है। करेक्ट स्पेलिंग की जब हम बात करें आपके सामने, तो जक्स्टापोज की ये भी नहीं हो सकती, जक्स्टापोज की ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक जो होगी ना वो होगी सी फॉर चाइना, जक्स्टापोज होगा। जक्स्टापोज की मैं बात करूं तो इसका मीनिंग जो निकलेगा, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे प्लेसिंग ए थिंग, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनदर, प्लेसिंग ए थिंग
बिसाइड अनदर। कहोगे सर इसका मीनिंग क्या होगा? हिंदी में तो मीनिंग होता है इसका निकट रखना। मान लो ये आपके सामने में कोई भी दो इंसान बना दिए आपके सामने, और ये दो इंसान जो आपके सामने बनाए ये अपने आप में इक्वल तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, और ये आमने आमने सामने जो बैठे हैं ना, तो प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनदर, निकट रखना है, निकट बैठना, निकट रखना, उसको हम क्या कहेंगे? जक्सटापोज कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर जो क्वेश्चन है अपना आंसर लगाओ। क्वेश्चन वर्ड 4 वर्ड दिए गए, अम्यूजमेंट 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 अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट में ए नहीं आना चाहिए, गलत हो गया। डबल आम नहीं आना चाहिए, गलत हो गया। डबल आम नहीं आना चाहिए, गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या होगा? डी फोर देहरादून, यानी अम्यूजमेंट कहना ठीक होगा। लास्ट का जो लिख रखा है ना डी4 देहरादून, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा खासा क्वेश्चन हमारे सामने, इसके ऊपर हम PQRS से हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, और अपना जो भी आंसर है ना वो आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ो इसको और आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 17 है, इविडेंटली इट वाज टू। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, ये अपने आप में PQRS पैराजम्बल और ये फिक्स है। आपके सामने शब्द लिखा टू बेसिकली हमेशा यूज होगा ना, इसका यूज करेंगे एडजेक्टिव के पहले, और एडजेक्टिव के पहले लिखा मिला, इसका मतलब ये काम किसका करेगा? एडवर्ब का काम करेगा। और ये एडजेक्टिव भी जो होगा ना आपके सामने, जो एडजेक्टिव भी जो होगा आपके सामने, ये हमेशा अनप्लीजेंट कैटेगरी का होगा। बच्चे कौन से कैटेगरी का होगा? अनप्लीजेंट कैटेगरी का होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले यूज करेंगे टू के बाद में एडजेक्टिव ऑफ प्रीपोजिशन एक्स स्टार्टिंग में आ सकता, नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ ड्राई, यानी जड से जिसकी स्टार्टिंग है ना वो आंसर हो जाएगा। जेड फॉर जेब्रा लाइन, जेब्रा लाइन। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी4 देहरादून। आंसर कौन सा होगा? डी4 देहरादून करेक्ट होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने पेश कर रखा है, उसका हम जिक्र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसके आंसर्स को जस्टिफाई करो। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसका आंसर क्या होगा बताओ एक बार शाबाश। 18 का जो क्वेश्चन लिख रखा है ना, सम ऑफ दीज, ये भी PQRS पैराजम्बल से ही क्वेश्चन है। सम ऑफ दीज, अब बच्चे इस चीज को समझने की कोशिश करना। 4 शब्द होते हैं, एक तो शब्द लिखा आपके सामने दिस, एक शब्द लिखा जिसको हम कहेंगे दैट, एक शब्द लिखा दीज, और एक शब्द लिखा आपके सामने दोज। चारों को समझ लेना। जिसके हम जिक्र करें तो इसका यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ में, और इसका यूज करेंगे, वो यूज करेंगे पास के लिए यानी नियर के लिए। दैट का यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ में, लेकिन दूर के लिए यूज करेंगे। जो दीज जो आपके सामने लिख रखा है, इसके साथ में यूज करेंगे प्लूरल नाउन, लेकिन इसका यूज करेंगे हम नियर के लिए। जो आपके सामने दोज जो लिख रखा है, इसके साथ में हम प्लूरल तो यूज करेंगे, लेकिन यूज करेंगे इसका दूर के लिए। तो आप हिसाब लगा सकते हो, दीज के बाद आने वाली जो नाउन होगी वो कैसे होनी चाहिए? प्लूरल। हाइट है नहीं है, टू है, 2000 फीट नहीं है, रोक्स बिल्कुल जेड से जिसकी स्टार्टिंग है, इसकी है नहीं, हटा दो, इसकी है नहीं है, इसकी नहीं है, सिर्फ B4 बॉम्बे करेक्ट होगा, B4 बॉम्बे, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक अच्छा खासा क्वेश्चन और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन है, और 19 का क्वेश्चन है ना, इसके आपने बनानी है पैसिव वॉइस। 19 का क्वेश्चन है, इसके आपने बनानी है बच्चे, वो बनानी है पैसिव वॉइस। अब मेरी बात को सुनना, आपके सामने लिखा रखा विल, विल लिखा मिला, इसका मतलब विल या सेल लिखा मिले फ्यूचर इंडिफिनिट, और फ्यूचर इंडिफिनिट के एक्टिव वॉइस में लिखा मिलेगा विल सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका पैसिव बनाओगे तो लिखोगे विल सेल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो लिखोगे विल सेल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन आपने देखा विल वास्ट लिख रखा है, इसमें क्या ये आंसर हो सकता है? इज वास्ट नहीं हो सकता, इज टू बी वास्ट नहीं हो सकता, इज टू बी वास्ट नहीं हो सकता, विल बी वास्ट। ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? D4 देहरादून। विच वन इज द करेक्ट? करेक्ट इज D4 देहरादून, बिल्कुल ठीक होगा। अगला आपने करना है चेंज, और चेंज भी क्या करना है? नरेशन चेंज करनी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। द वॉचमैन सेड थीफ थीफ कैच हिम, आपके सामने लिख रखा है द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड टू कैच द थीफ। ठीक है, इसमें आपके सामने टू द क्राउड थीफ, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें कोई कंजंक्शन नहीं लिख रखी। अगले ऑप्शन को देखते हैं भाई, अगले ऑप्शन को देखते हैं। द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड, क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता, कोई कंजंक्शन नहीं लिख रखी। वॉचमैन शाउटेड टू, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी कोई कंजंक्शन नहीं लिख रखी। जो आंसर जो होगा ना अपना, आंसर जो होगा वो होगा बच्चे, एक का ऑप्शन देखोगे ना, ए फॉर एप्पल,
इसमें देखोगे तो आपके सामने टू और टू के बाद में ये टू लिख रखा है कंजंक्शन का, तो आंसर क्या हो जाएगा ए फॉर एप्पल कहना ठीक होगा। अगला देखो क्या लिख रखा है आपके सामने। चलो भाई बच्चों, अब हमारे सामने जो पेज है वो पेज है अपना पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के हमने लगाने क्वेश्चंस। चलो ये आपके सामने पैराग्राफ है, ठीक है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अपने आंसर्स को जस्टिफाई करेंगे। डियर एवरीवन, शाबाश, पढ़ो और अपने आंसर को जस्टिफाई करो। एक बार जो भी आंसर लगा सकते हो ना, वो आंसर लगाने की कोशिश करो कि सर ये आंसर होगा इसका, ठीक है। फिर अपने आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आपके सामने लिख रखा है, वो लिख रखा है देयर मोर देन 101 सीटर डाइनिंग टेबल एट द फलकनुमा पैलेस। एक शब्द है इसमें, और वो शब्द कौन सा है? पैलेस। और पैलेस की मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे बच्चे ए प्लेस वेयर किंग रेजिडेंस, जहाँ पर राजा रहता है उसको हम कहेंगे राजमहल के टाइप का जो होगा वो। दैट इज अभी इंस्पायरिंग, द लाइब्रेरी इज डन एंड रोजवुड, वो जो लाइब्रेरी तो रोजवुड से बनी। एंड mahogany इज ए प्लेस दैट विल फोर्स एनीवन टू पोज इफ ओनली टू एडमायर द फाइन ओरिजिनल पॉलिश द फर्नीचर एंड द walnut हाई प्रूफ। जो रूफ थी ना, रूफ वो किसकी बनी थी? वॉलनट की। द लास्ट इज सपोजली एन इमिटेशन ऑफ वन एट विंसर कैसल। और विंसर कासल का मीनिंग क्या होगा? ए प्लेस वेयर नोबलमैन लिव्स। ए प्लेस वेयर नोबलमैन लिव्स, उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे कासल। आगे लिख रखे द लाइब्रेरी इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ ए लार्जर banquet hall and acts as the passage to other parts of the palace including the dining area. Of years the palace had no librarian because they couldn't find the right person. जो लाइब्रेरियन था ना, आज तक कोई अच्छा आदमी नहीं मिला था, बहुत सालों से उसमें लाइब्रेरियन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ठीक आदमी उनको नहीं मिला था। No librarian because they could not find the right person to do justice to the treasure through the books collected by the Nizam's family. जो बुक्स का जो कलेक्शन किया गया था वो निजाम्स फैमिली के द्वारा ओवर सेवरल डिकेड्स, दैट इज अंटिल दे फाउंड आसिफ हुसैन अरस्तु। ये कोई लाइब्रेरियन का नाम आ गया भाई, हु बिलोंग्स टू द फैमिली दैट owned the famous A. Hussain bookstore in Abids. So when his friend and historian Anuradha Naik pointed out the palace's requirements at the librarian, Hussain was delighted on his very first day as the librarian at the magnificent Taj Flecknuma Palace. Asif Hussain found a reference book on how to paint grass by Alfred East ने कोई बुक लिखी थी, उसका जिक्र इन्होंने यहाँ कर दिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला जो आंसर हो सकता है इसमें से, वो देखो इसमें लिख रखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट मिस्टर अरस्तु। मिस्टर अरस्तु जो थे ना, उनके रिगार्डिंग कौन से गलत हो सकती है बच्चे? क्या इसमें ये हो सकता है फलकनुमा पैलेस, बिल्कुल ठीक था। वो बुक का स्टोर का भी मालिक था, फ्रेंड ऑफ अनुराधा नायक, ये भी ठीक है। आंसर जो होगा ना वो होगा ए फॉर एप्पल। गलत कौन सी है? वो डिसेंडेंट ऑफ द निजाम्स फैमिली, ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखो क्या लिख रखा है, द रूफ ऑफ द लाइब्रेरी हैड कार्विंग मेड ऑफ विच वुड। इसमें जो रूफ जो थी वो आपको बताया भी था, यहाँ पर देखो जिक्र किया होगा वालनेट, ये लिख रखा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वालनेट कहना ठीक होगा। डी फॉर देहरादून, ठीक है। अगला देखो क्या लिख रखा है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक दैट मिस्टर हुसैन फाउंड ऑन द फर्स्ट डे एज द लाइब्रेरियन। वो कौन था बच्चे? उसकी जब बुक की बात आई ना, तो देखो नीचे बता रखा अल्फ्रेड ईस्ट। तो आंसर जो होगा इसके लिए वो कौन सा ठीक हो जाएगा? अपना आंसर होगा ए फॉर एप्पल, ठीक हो जाएगा। ए फॉर एप्पल कहना बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखो द बुक्स एट द लाइब्रेरी वर कलेक्टेड बाई। इसने कलेक्ट की थी, इसमें आंसर बताओ शाबाश। वो कलेक्टेड, अरे यहाँ पर लिखे हुए तो रखा था निजाम्स फैमिली ने। सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं यार। सी फॉर चंडीगढ़ करेक्ट होगा। विच पार्ट ऑफ द पैलेस इज एन इमिटेशन ऑफ द विंसर पैलेस। तो इसमें आपके सामने जो आंसर हो सकता है वो बताने की कोशिश करें आप, शाबाश। हाँ भाई, इसमें जो आंसर हो सकता है वो बताने की कोशिश करें कि कौन सा ठीक होगा। आपने कहा सर वो लाइब्रेरी की रूफ थी ना, उसका जिक्र हुआ, तो बी फॉर बॉम्बे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे ये तो आपके सामने के अपना जो क्वेश्चन पेपर था सीजीएल 2017 का, वो हमने डिस्कस किया। आपने वीडियोस कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक नई शुरुआत है तो आपसे यही उम्मीद है कि एक सब्सक्राइब तो आप जरूर करोगे। मैं आपको फिर बता दूं कि हम जो जिक्र करेंगे ना आपके सामने, वो हर एक किसी भी सेशन का जब जिक्र होगा आपके सामने, तो बच्चे हम आपके सामने जिक्र करेंगे, वो जिक्र करेंगे एज ए टीचर,
एज ए टीचर, किसी यूट्यूबर की तरह मैं आपके सामने किसी भी बात को पेश नहीं करूंगा। तो एक बार जितना भी समझ आया, जो भी आपको कोई डाउट वाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और आप अपनी अच्छे से पढ़ाई की करना, और उम्मीद यही करूंगा कि आप खुद भी ठीक होगे, फैमिली भी ठीक होगी, और अपने जो सब्सक्राइब है उसको करना ना भूले, ठीक है। और फिर से मैं कह रहा हूँ आपके सामने कि हम एक बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। तो दाएं बाएं की बातों के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली सेक्शन में, थैंक यू मच, ठीक है। मिलते हैं अगले सेक्शन में बच्चे।